और यहाँ उपस्थित मेरे सभी शिक्षकों एवं साथियों को मेरा प्रणाम। मैं तमन्ना 12वीं कक्षा कला की एक छात्रा आज आप सभी के समक्ष राष्ट्रीय बालिका या कन्या दिवस हेतु अपने कुछ शब्द बोलने जा रही हूँ और इसके लिए मैं खुद को बहुत सौभाग्य मानती हूँ कि मुझे ये बोलने का मौका दिया जा रहा है। तो सर्वप्रथम आज का दिन मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से बहुत खास है। इस देश की बेटी होने के नाते आज का दिन मेरे लिए बहुत खास है, क्योंकि आज मेरा पूरा देश भारत हर्ष उल्लास के साथ कन्या दिवस मना रहा है। पर सबसे पहले इसका इतिहास थोड़ा जान लेते हैं कि हम आज ही के दिन क्यों मनाते हैं कन्या दिवस और ये कब से बनना शुरू हुआ है। तो ये कन्या दिवस 2008 से शुरू हुआ है और शुरू किससे हुआ है? महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। और सिर्फ आज ही के दिन को क्यों चुना गया है? क्योंकि आज ही के दिन सन 1966 में 26 जनवरी 1966 में आज ही के दिन हमारे देश की तीसरी या पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, जिन्हें हम नारी शक्ति के रूप में भी पहचानते हैं, आज ही के दिन उन्होंने शपथ ली थी प्रधानमंत्री के स्तर पर। तो उस दिन को हमेशा याद रखने के लिए और महिलाओं और बेटियों को हम जागृत करने के लिए और लोगों की विचारधारा बदलने के लिए हम आज का दिन बड़े ही आनंद और हर्ष के साथ मनाते हैं। तो मेरे वतन ने बहुत महान बेटियों को जन्म दिया है। जैसे कि बात करें तो भारत की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले, बात करें तो पहले भारत की मुस्लिम महिला शिक्षिका फातिमा शेख, भारत की वीर पुत्री रानी लक्ष्मीबाई, भारत की वीर पुत्री किरण बेदी, कल्पना चावला और ऐसे अनेक तमाम नाम हैं। अगर उन सबका नाम मैं लेने बैठ जाऊं तो समय सीमा खत्म हो जाएगी, फिर भी नामों का लिस्ट खत्म नहीं होगा। और आज के दौर में भारत की बेटियां हर कामयाबी हासिल कर रही हैं, शिक्षित हो रही हैं, संगठित हो रही हैं और अपने हर मुकाम पर पहुंच रही है। पर एक समस्या है यहाँ पे, जब भारत की बेटियां आसमान ही नहीं छू रही, अंतरिक्ष में तक पहुंच रही है, एक समस्या है कि भारत की एक बेटी अगर शिक्षित हो रही है तभी उसी समय भारत की एक दूसरी बेटी अत्याचार, उत्पीड़न, भेदभाव का शिकार बन रही है। जब भारत की एक बेटी अपने हक अधिकार के लिए लड़ रही है तब दूसरी बेटी के हक अधिकार और उसको शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। जब भारत की एक बच्ची के हाथ में पेंसिल थमाया जा रहा है तभी एक दूसरी बच्ची के हाथों में शादी की चूड़ियां पहनाई जा रही है। जब भारत की एक बेटी अपने आप को साबित करने में लगी हुई है तब भारत की दूसरी बेटी या तो जन्म से पहले मारी जाती है और वरना जिंदगी भर अशुभ या श्राप कहलाती है। पर इसके लिए कौन जिम्मेदार है? आखिर वजह क्या है इस विचारधारा की, ये सोच की? आखिर जब इतना भारत आगे जा रहा है तो ये समस्या कहाँ से आ रही है? समस्या आ रही है उसी समाज से। जी हाँ, जिस समाज ने वीर पुत्रों को जन्म दिया है, वीर पुत्रियों को जन्म दिया है, उसी समाज में कुछ ऐसे लोग भी रहते हैं जो कभी भी अपनी बेटियों को बेटों से समान नहीं समझते, जो हमेशा बेटियों को कमजोर समझती हैं, बेटियां उनके सपनों को एक निर्धारित सीमा तक सीमित कर बैठते हैं। उनके दिमाग में यह बसा हुआ है कि बेटियां हमेशा बोझ होती है और पराया धन होती है। न जाने ने क्यों समझ नहीं आता कि बेटियां बोझ नहीं होती तो जिम्मेदारियों का भार उठाती है, बेटियां पराया धन नहीं होती है तो दो अनजान परिवारों के बीच एक पैरा सा बंधन बना देती हैं। लेकिन पता नहीं इनके दिमाग में ये विचारधारा आती ही क्यों नहीं। और ये उनकी गलती नहीं है, क्योंकि ये सालों दर सालों चला आ रहा है, सदियों से चला आ रहा है कि बेटियों को सिर्फ घर के कामों में सीमित कर रखा है। बेटियों को सिर्फ एक कमजोर नजरिए से देखा जाता है। उन्हें कभी सशक्त या शिक्षित बनने के लिए समाज देखने को तैयार ही नहीं हो पा रहा है। लेकिन इसी विचारधारा को बदलने के लिए, समाज को सुधारने के लिए हमारे देश ने, मेरे वतन ने वीर पुत्रों को भी जन्म दिया है। जैसे बात करें तो राजा राम मोहन रॉय, जिन्होंने सती प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई थी। बात करें तो महात्मा ज्योतिबा फूले, जो ऐसे पहले इंसान थे भारत के जिन्होंने स्त्री शिक्षा के लिए अपनी आवाज उठाई थी, और ऐसे पहले इंसान थे भारत के जिन्होंने बालिकाओं के लिए विद्यालय बनाया था। और उसी विद्यालय में उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले अध्यापिका थी। आपकी जानकारी के लिए उनकी जिंदगी का एक छोटा सा हिस्सा मैं आपके सामने पेश करती हूँ कि जब सावित्रीबाई फुले अपने घर से विद्यालय जाने के लिए निकलती थी तो वह अपनी थैली में एक एक्स्ट्रा साड़ी रखती थी, क्योंकि जब वो बाहर निकलती थी, रास्ते से विद्यालय पहुंचती थी, तब लोग उन्हें तमाम गालियां देते, उन पे कीचड़, पत्थर, कंकड़, सब कुछ गंदा गंदा चीजें फेंका करते थे, जिसके वजह से उनकी साड़ी गंदी हो जाती थी। फिर जब वो विद्यालय पहुंचती थी तो वो अपनी साड़ी बदलती थी और बच्चियों को पढ़ाने में लग जाती, फिर वापस उसी साड़ी पहन कर घर आती थी। तो देखिए समाज जिसको नारी की शिक्षा के लिए भी दिक्कत है कि नारी शिक्षा क्यों कर रही है, शिक्षा क्यों प्राप्त कर रही है, और उससे भी दिक्कत है जो शिक्षा दे रही है।
पर फिर भी उनका हिम्मत और जज्बा इतना बुलंद था कि तमाम गालियां सुनने के बाद भी उन्हें रोका गया, टोका गया, फिर भी वो कभी रुकी नहीं, बुलंद आवाज से चलती रही। और आज उन्हीं के बदौलत हम बेटियां शिक्षित हो पा रही हैं। आज भारत की बेटी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक, अध्यापिका, डॉक्टर, इंजीनियर, एस्ट्रोनॉट क्या नहीं बन चुकी है, सब उन्हीं की बदौलत है। अगर वो अपनी जिंदगी में संघर्ष नहीं किए होते तो आज भी हम कहीं ना कहीं समाज की दबी सोच से दब जाते। और अंत में मैं जिसका नाम लेने वाली हूँ, जिनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है, जो है भारत के संविधान के निर्माता, द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जी हाँ, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। आज हर भारतीय के पास उसका संवैधानिक हक है। भारत के संविधान के माध्यम से हम सभी को, हर भारत के नागरिकों को, हर भारत की बेटी को उसके हक अधिकार से रूबरू करवाया गया है। अगर आज हम एक जगह इकट्ठे होकर किसी एक समस्या के ऊपर समाधान निकाल रहे हैं या अपना मत रख रहे हैं तो ये हमारा संवैधानिक हक है। अगर कोई व्यक्ति इस हक को छीनने जा रहा है, इस हक का हनन कर रहा है, तो हमें उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन लेना है, क्योंकि ये हमारा संवैधानिक हक है। किसी ने हमको ये भीख में नहीं दी है, और ये हमारा हक है कि हम अपनी शिक्षा के लिए, अपने अस्तित्व के लिए, अपने समाज, अपने सम्मान के लिए लड़ें, आगे बढ़ें। क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ये हमेशा कहा करते थे कि मैं उस समाज को ज्यादा महत्व देता हूं जिस समाज की महिलाएं पुरुषों के समान है, जिस समाज की महिलाएं शिक्षित है, संगठित है, सशक्त है। और मैं भी उसी समाज का सपना देखती हूँ जिस समाज में महिलाएं पुरुषों के समान हो जाए। आप देखेंगे तो हर क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो या नौकरी का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में अधिकतर पुरुषों की संख्या महिलाओं से ज्यादा होती है। कोई भी क्षेत्र हो, उनकी संख्या ज्यादा होती है। लेकिन मैं वो समाज देखना चाहती हूँ जहां पुरुषों की संख्या महिला के बराबर हो, महिला अपनी अधिकारों के बारे में जागरूक हो। और वो समाज देखने का सपना मैं ही नहीं, हर एक नागरिक देखता है। लेकिन अमल कितने लोग करना चाहते हैं? कितने लोग ये जिम्मेदारी लेना चाहते हैं कि मैं भी वो सपना देखती हूँ या देखता हूँ जहाँ पे मेरे देश की महिलाएं आगे बढ़े, पुरुषों के साथ आगे बढ़े, कंधे से कंधा मिलाकर इस देश को और आगे बढ़ाए। क्योंकि मैं ये सपना देखती हूँ कि किसी भी बेटी को ये चिंता ना हो कि रात बहुत देर हो गई है, मैं घर कैसे पहुंचूं। उन्हें ये चिंता हो कि मैं अपना ऐसा क्या योगदान दूं कि मेरा देश और आगे बढ़े और एक विश्व गुरु बने। और ये एक दिन में नहीं हो जाएगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा। और कोई एक दिन अगर हम कन्या दिवस मना लेंगे, कन्या के बारे में बोल देंगे कि हाँ हमको उनके हक अधिकार के लड़ना है, हमको ये करना है, हमको वो करना है, फिर कल वही हो जाएगा, वही रूढ़िवादी सोच आपके अंदर आ जाएगा, वही पुरुष प्रधान मानसिकता आप पे आ जाएगी, वही घटिया सोच अगर लोगों के मन में पलता रहेगा तो फिर क्या फायदा होगा। तो ये सिर्फ आज हम सुन के चले जाएंगे, भूल जाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। सादा कोई एक दिन महिलाओं के लिए स्पेशल नहीं होना चाहिए, बेटियों के लिए खास नहीं होना चाहिए, पूरा साल भर बेटियों के लिए खास होना चाहिए। क्योंकि बेटियां परिवार की जान होती हैं और इस देश की शान होती हैं। और भारत गर्वित है उन सभी बेटियों के लिए जिन्होंने भारत को बनाया, भारत की गठन की, और भारत का नाम विश्व स्तर पर उसने भारत का नाम रोशन किया है और अपना नाम भी रोशन किया है। और भारत उन बेटों के लिए भी गर्वित है जिन बेटों ने ये सपना देखा है कि हाँ, कि लड़कों के साथ साथ लड़कियों के भी हक बनता है इस समाज में समान पाने का, इस समाज में अधिकार के साथ रहने का। और भारत हमेशा एक ही सपना देखता है कि हाँ, एक दिन मेरे बच्चे मुझे विश्व गुरु बनाएंगे। तो चलिए भारत का वो सपना भी पूरा करते हैं और कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ मैं आपसे विदाई लेती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि मेरी बातें आपको अच्छी लगी हो। जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद। आपका संदेश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बेटी। नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट आवर मनोरमा मैडम टू हैव अ मोटिवेशनल वर्ड्स ऑन दिस डे फॉर